जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर टीचिंग मेथड का एक टॉपिक शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। शिक्षण शिक्षण वह कार्य होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षण वह कार्य होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यह कार्य एक शिक्षक को गतिमान बनाता है। जो शिक्षण है वह कार्य होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यह कार्य एक शिक्षक को गतिमान बनाता है तथा इसी कार्य के लिए वह अपनी पहचान बनाता है। जो एक शिक्षण है, इसी कार्य के लिए वह अपनी पहचान बनाता है। समाज में किए जाने वाले सभी कार्य अपने आप में एक समस्या के रूप में देखे जाते हैं। जो समाज में किए जाने वाले सभी कार्य हैं, अपने आप में एक समस्या के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए सोच समझ विचार करते हुए व्यक्ति को समाधान प्राप्त करना होता है। सोचना, विचारना, समझना, अपने आप में चिंतन होना। अतः चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो समस्या समाधान में मदद करती है। अतः चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो समस्या समाधान में क्या करती है, मदद करती है। हम्फ्रे के अनुसार चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। जो हम्फ्रे है उनके अनुसार जो चिंतन है उसका जन्म समस्या के समय होता है। जो कोई प्रॉब्लम आती है, उस समय जो समस्या है उसका जन्म होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नज़र नहीं आता। यानी जो समस्या आती है व्यक्ति के सामने, उसके समय व्यक्ति के सामने या प्राणी के सामने लक्ष्य, उसका रास्ता नज़र नहीं आता है। रोज के अनुसार चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जिसका उपयोग समस्या समाधान के लिए होता है। जो चिंतन है एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसका उपयोग समस्या समाधान के लिए होता है। एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह चिंतन के द्वारा यह सोचता है। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वह चिंतन के द्वारा यह सोचता है कि मुझे क्या, कितना, क्यों, कैसे पढ़ाना है। एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह चिंतन के द्वारा यह सोचता है कि मुझे क्या, कितना, क्यों, कैसे पढ़ाना है, क्या बालकों को किस सीमा तक अधिगम करवाना है। इन सब के लिए उसे उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। शिक्षण का कार्य अपने आप में बहुत कठिन होता है। जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसका कार्य अपने आप में बहुत कठिन होता है। इस कार्य के द्वारा मानव का निर्माण करता है। जो शिक्षण है, टीचिंग का कार्य है, अपने आप में बहुत कठिन होता है। इस कार्य के द्वारा मानव का निर्माण करता है। चिंतन के आधार पर शिक्षक 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो चिंतन है उसके आधार पर जो शिक्षक है, टीचर है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य शिक्षक जो 60% होते हैं, अच्छा शिक्षक वो 38% होते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक जो 2% होते हैं। प्रारंभ में सभी शिक्षक सामान्य होते हैं। जो प्रारंभ में जो शिक्षक होते हैं सभी सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होते हैं, जैसे जैसे अनुभव होता जाता है, वो कुशलता अर्जित करने लगता है और वह अच्छा व श्रेष्ठ बनता है। यानी प्रारंभ में जो सभी शिक्षक होते हैं वह सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वह कुशलता अर्जित करने लगता है, वह अच्छा एवं श्रेष्ठ बनता है। शिक्षण कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण कार्य न सरल, न कठिन, न जटिल, न विशेष होती है। यह तो एक कला है। जो शिक्षण कार्य न तो सरल है, न कठिन है, न जटिल है, न विशेष होती है, यह तो एक कला है, यह तो एक आर्ट है। जो शिक्षण कार्य है यह तो एक आर्ट यानी कला है।
एन मुखर्जी के अनुसार शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला है और विज्ञान है। जो एन मुखर्जी है उनके अनुसार जो शिक्षण है, जो शिक्षण का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो एक कला और विज्ञान है। वही शिक्षक कलाकार शिक्षक बन पाता है जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान एवं आत्मविश्वास भरा हो। वही शिक्षक कलाकार शिक्षक बन पाता है जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान एवं आत्मविश्वास भरा हो। जो शिक्षक है वही शिक्षक कलाकार शिक्षक बन पाता है जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान यानी जो सामग्री है उसका नॉलेज हो, जो टीचिंग मेथड है उसका ज्ञान हो एंड कॉन्फिडेंस भरा हो, आत्मविश्वास हो, तो वही एक कलाकार शिक्षक बन पाता है। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को गलतियां नहीं होने का पूरा ध्यान रखना होता है। जो शिक्षण कार्य या टीचिंग करते समय शिक्षक को गलतियां नहीं होने का पूरा ध्यान रखना होता है, परंतु गलती हो भी जाती है तो उसे कलात्मक तरीके से सुधारना चाहिए। यदि सापेक्ष गलती हो जाती है तो उसे कलात्मक तरीके से सुधारना चाहिए, क्योंकि एक गलत ज्ञान कई स्थानों पर अंतरित हो सकता है। क्योंकि जो एक गलत ज्ञान है वो कई स्थानों पर अंतरित हो सकता है। शिक्षण एक प्रक्रिया, जो टीचिंग मेथड है एक प्रोसेस है। टीचिंग एक प्रक्रिया, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वह एक ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच किसी विषय वस्तु के बीच अंतरक्रिया होती है। जो शिक्षण है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वह ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच विषय वस्तु के बीच अंतरक्रिया होती है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक एवं अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी को अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक एवं अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है और जो शिक्षक है वो शिक्षा ग्रहण कराता है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मॉरिसन है उनके अनुसार जो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक के लिए और अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी के लिए अंतःक्रिया के द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। उपर्युक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सीखने व सिखाने के बीच परिपक्वता का अंतर एवं अंतःक्रियात्मक व्यवहार का होना आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सीखने व सिखाने के बीच परिपक्वता का अंतर एवं अंतःक्रियात्मक व्यवहार का होना आवश्यक है तथा होने वाली क्रिया में विषय वस्तु का आदान प्रदान आवश्यक होता है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो शिक्षण प्रक्रिया इसके 3 सोपान हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया इसके 3 सोपान हैं। पहला है शिक्षक, टीचर। यह एक स्वतंत्र चर कहलाता है। जो टीचर है, शिक्षक है, यह एक स्वतंत्र चर कहलाता है। जो शिक्षार्थी है यह आश्रित चर कहलाता है और जो विषय वस्तु है यह मध्यस्थ चर कहलाता है। जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वह शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, वह किसी भी रूप में किसी पर भी आश्रित नहीं होता है। जबकि जो शिक्षार्थी होता है वो टीचर पर यानी शिक्षक पर आश्रित होता है, इसलिए यह आश्रित चर कहलाता है। जो विषय वस्तु है वह मध्यस्थ चर कहलाती है क्योंकि वह शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य
भूमिका निभाती है, इसलिए इसको मध्यस्थ चर कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण, जो शिक्षण प्रक्रिया उसके दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वह द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और अंतःपुरवासी शिक्षार्थी। आधुनिक दृष्टिकोण पाश्चात्य मत के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। बीएस ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। जॉन डेवी के अनुसार भी शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी व समाज शामिल होते हैं। एडम्स ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विमुखी कहा है। जो एडम्स है उन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विमुखी कहा है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी, रायबर्न और ब्लूम के द्वारा माना गया है। जो एडम्स है उनके अनुसार शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है और जॉन डेवी, रायबर्न और ब्लूम के द्वारा यह शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना। जो शिक्षण B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना। शिक्षण उद्देश्य बालकों में जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न करना होता है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है वह अधिक परिपक्व व्यक्ति, कम परिपक्व व्यक्ति के विकास की व्यवस्था है। एन गेज के अनुसार शिक्षण उन पारंपरिक प्रभावों को सम्मिलित करते हैं जिनका उद्देश्य दूसरों के व्यवहारिक क्षमता का होता है। किलपैट्रिक के अनुसार शिक्षण अधिगम में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने व बेचने में होता है। किलपैट्रिक के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने व बेचने में होता है। शिक्षण की अवस्था, स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें एक शिक्षक को 3 अलग अलग कार्य पूरे करने होते हैं। जो शिक्षण है एक ऐसा कार्य है जिसमें एक शिक्षक को 3 अलग अलग कार्य पूरे करने होते हैं, जिनके अनुसार शिक्षण की 3 अवस्था होती है। सबसे पहले पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंत्य क्रियात्मक अवस्था, उत्तर क्रियात्मक अवस्था। जो शिक्षण है एक ऐसा कार्य है जिसमें शिक्षक को 3 अलग अलग कार्य पूरे करने होते हैं, जिनके अनुसार शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंत्य क्रियात्मक अवस्था, तीसरी उत्तर क्रियात्मक अवस्था। पहली है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में एक शिक्षक कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है शिक्षण की, उसमें कोई भी शिक्षक कोई पाठ पढ़ाने से पहले उसकी स्वयं तैयारी करता है। यानी जो कोई भी शिक्षक होता है, टीचर होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले उसकी स्वयं तैयारी करता है और तैयारी करते समय क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना, किसको पढ़ाना है, यदि प्रश्नों का जवाब अपने मस्तिष्क में पैदा करता है, उसी के आधार पर शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करता है, तो शिक्षण प्रक्रिया तय करता है, सहायक सामग्री संगठित करता है, पढ़ाने योग्य विषय वस्तु ठीक प्रकार से तैयारी करता है, आवश्यकता अनुरूप नवाचार का प्रयास करता है। दूसरी है अंतःक्रियात्मक अवस्था। शिक्षक कक्ष में उपस्थित होकर सबसे पहले बालकों के हाव भाव समझने का प्रयास करता है। जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है उसमें शिक्षक कक्ष में उपस्थित होकर सबसे पहले बालकों के हाव भाव समझने का प्रयास करता है और फिर वातावरण निर्माण करने का विचार करता है। वातावरण निर्माण करते समय हुए बालकों में प्रेरक की स्थिति को जन्म देता है।
जब बालक सीखने के लिए तत्परता से तैयार हो जाते हैं तो अपनी विषय वस्तु को प्रेरित करता है। तीसरी है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। तीसरी है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में सबसे पहले बालकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। जो उत्तर क्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में सबसे पहले बालकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है और एक निश्चित अवसर देकर बालकों का मूल्यांकन करते हुए यह देखता है कि बालक में किसी प्रकार की कोई कमजोरी तो नहीं है। कमजोरी पाए जाने पर उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्य करता है। शिक्षण के स्तर। शिक्षण कार्य के संबंध में 3 स्तर माने गए। जो शिक्षण कार्य है उसके संबंध में 3 स्तर माने गए। निम्न से उच्च की ओर स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। जो ये स्तर है निम्न से उच्च स्तर की ओर है। निम्न स्तर में स्मृति स्तर और उच्च स्तर में चिंतन स्तर आता है। जो स्मृति स्तर है, पहला स्तर है स्मृति स्तर। यह प्रारंभिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो स्मृति स्तर है जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहां बालकों को संकेत, चित्र, सूत्र, वर्ण, संख्या आदि का प्रयोग करते हुए ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो यह प्रारंभिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, यह बालकों को संकेत, चित्र, सूत्र, वर्ण, संख्या आदि का उपयोग करते हुए ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा बालकों के स्मरण रखना होता है। बोध स्तर। जब बालक समझदार और परिपक्व होने लगता है तो उसे ज्ञानात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए ज्ञान की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें बालक का विषय वस्तु बोध कराते हैं। बोध स्तर वह स्तर होता है जिसमें स्वयं के अनुभव को जोड़ने लगता है। चिंतन स्तर। जब बालक ज्ञान व बोध स्तर से आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ कार्य समस्या के रूप में दिए जाते हैं। जब बालक बोध व स्तर से आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ कार्य समस्या के रूप में दिए जाते हैं ताकि बालक स्वयं चिंतन करते हुए समाधान का प्रयास करे, जिससे कि उसमें चिंतन शक्ति का विकास हो। शिक्षण की प्रभावशीलता। जो टीचिंग है उसकी एफिशिएंसी एंड प्रभावशीलता क्या है? जब प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, जिससे कि शिक्षण में प्रभावशीलता बढ़े। शिक्षण उद्देश्य पूर्ति वाला हो। जो टीचिंग है वो ऐसी हो जो उद्देश्य पूर्ति वाला हो। क्रियात्मक व्यवहार का अधिकतम उपयोग हो। जो शिक्षण टीचिंग है उसमें अधिकतम क्रियात्मक यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। सहसंबंधता का उपयोग करना, यानी टीचिंग में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य सहसंबंध का उपयोग होना चाहिए। संवेदता, तत्कालिक, स्वनिर्मित सहायक समाधान उपयोग। विषय वस्तु को जीवन से जोड़ा जाए। जो विषय वस्तु है टीचिंग में उसे विषय वस्तु को जीवन से जोड़ा जाए। निदानात्मक उपचारात्मक कार्य समय समय पर किए जाए। जो निदानात्मक है और उपचारात्मक कार्य समय समय पर किए जाए। मूल्यांकन के लिए नवाचारी प्रयोग। जो मूल्यांकन है उसके लिए नवाचारी प्रयोग किए जाए। बाल केंद्रित व्यवहार तथा लोकतांत्रिक व्यवहार। जो बाल केंद्रित व्यवहार है तथा लोकतांत्रिक व्यवहार। कक्षा कक्ष में मानसिक व्यवहार बनाए रखना। जो कक्षा कक्ष है उसमें मानसिक व्यवहार बनाए रखना। शिक्षण उपागम। जो टीचिंग उसके उपागम। एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जब अपनी विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो कुछ विशेष प्रकार के साधन नियम उपयोग में लाता है। जो एक शिक्षक होता है शिक्षण कार्य करते समय जब अपनी विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो कुछ विशेष प्रकार के साधन नियम उपयोग में लाता है, तो उन्हें शिक्षण उपागम कहते हैं। विधि, साधन, सूत्र, मार्गदर्शक, सिद्धांत, चलने का तरीका, सहायक सामग्री, साथी। यानी विधि का अर्थ है जो शिक्षण प्रक्रिया में जो साधन का प्रयोग किया जाता है। सूत्र का अर्थ है मार्गदर्शक, जो शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शक का प्रयोग करना। सिद्धांत
यानी शिक्षण प्रक्रिया में जो चलने का तरीका है उसका प्रयोग करना। सहायक सामग्री यानी जो शिक्षण प्रक्रिया में जो साथी है, शिक्षक का साथी है, जैसे डस्टर है, चौक है, मार्कर है, ये शिक्षक के साथी है। उपयुक्त क्रम से शिक्षक को इनका उपयोग करना होता है। विधि, शिक्षण विधि वह व्यवहार है जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित कर विषय वस्तु को बालक तक भेजता है। जो शिक्षण विधि है वह व्यवहार है जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित कर विषय वस्तु को बालकों तक भेजता है, वह उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करता है। वाइनिंग, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। जो वाइनिंग है शिक्षण विधि का शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। जॉन डेवी पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम विषय वस्तु को संगठित करते हैं, निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। जॉन डेवी के विचारों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शिक्षण कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए। जो शिक्षण कार्य टीचिंग मेथड है वो किसी निश्चित उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए और उद्देश्य पूर्व नियोजित व्यवहार की दिशा में होना चाहिए। जैसा कि स्मिथ ने कहा है, जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम अनिवार्य है। यानी स्मिथ ने कहा है कि जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम अनिवार्य होता है, लेकिन जहाँ अधिगम होता है वहाँ शिक्षण अनिवार्य नहीं है। स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम अनिवार्य है, लेकिन जहाँ अधिगम होता है वहाँ शिक्षण अनिवार्य नहीं है। सरोज सक्सेना के अनुसार शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करता है। किसी भी शिक्षण विधि का उपयोग करते हुए इस बात को ध्यान में रखना होता है कि उसके माध्यम से अपने बालकों को उचित प्रकार से सिखा पाएगा। श्रीमती एस के गोचर, जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, जिस प्रकार से एक सैनिक होता है उसको सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक टीचर को सभी विधियों यानी सभी मेथडों का ज्ञान होना चाहिए। उसके विवेक पर निर्भर है कि वह कौन सी विधि अपनाएगा। शिक्षण विधि का महत्व, शिक्षण कार्य में यह देखा गया है कि शिक्षण विधि का महत्व विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण, इन सब वे अग्रणी जैसा कि माध्यम शिक्षा उपयोग में लिखा है। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम भी जब तक मृत प्राय है जब तक कि उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव हो। यानी सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम भी जब तक मृत प्राय यानी डेथ है जब तक कि उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षक यानी बेस्ट टीचर एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। शिक्षण सूत्र, जो शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, हर्बर्ट स्पेसनर ने शिक्षण सूत्रों को व्यवस्थित किया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है, पहला है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, समीप से दूर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आगमन से निगमन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थानीय से वैश्विक दूर की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण के सिद्धांत, जो शिक्षण है टीचिंग है उसके सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत यानी इंटरेस्ट का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, विषय वस्तु का सिद्धांत, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत,
आवर्ती का सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, राष्ट्रीयता का सिद्धांत, उदारकता का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत। सहायक सामग्री। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक अपने बालकों को रुचिकर तरीके से विषय वस्तु स्पष्ट कराना चाहता है तो विभिन्न प्रकार के उपकरण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग लाता है। यह सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रोचक बनाने के साथ अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान देती है। सहायक सामग्री को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सहायक सामग्री प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। निर्माण के आधार पर कठोर उपागम और मृदुल उपागम। उपयोग के आधार पर प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री। तो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले या टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले भावी अध्यापकों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।